हाउ डिड नेहरू बिकम इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि 1947 में जब देश को आज़ादी मिलती है, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नेहरू जी के अलावा और भी लीडर्स पीएम की रेस में थे? फिर ऐसा क्या हुआ कि नेहरू जी उस रेस में जीत जाते हैं? आइए, आज हम इस वीडियो के थ्रू जानते हैं। लेकिन इस बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि नेहरू जी कैसे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में एक इंपॉर्टेंट लीडर के रूप में राइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहरूज राइज एज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1912 में इंडिया वापस आते हैं और आने के कुछ ही महीनों बाद 1912 में ही पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो पटना के बांकीपोर में ऑर्गेनाइज हुआ था। लेकिन नेशनल मूवमेंट में नेहरू जी का एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टार्ट होता है होम रूल मूवमेंट के समय, जब वो एनी बेसन के होम रूल लीग से जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही 1915 में नेहरू जी उत्तर प्रदेश में किसान सभा की फंक्शनिंग में भी एक्टिव हो जाते हैं। पहली बार महात्मा गांधी जी से उनकी मुलाकात 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सेशन के दौरान होती है। वो गांधी जी की पर्सनैलिटी से काफी इंप्रेस्ड होते हैं। इसके बाद गांधी जी द्वारा शुरू किए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नेहरू जी पहली बार नेशनल लेवल के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं और 1920 में ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट किसान मार्च भी ऑर्गेनाइज कराया था। वो यूनाइटेड प्रोविंसेस में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड करते हैं। इस दौरान उन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा 2 बार अरेस्ट भी किया जाता है। फिर सितंबर 1923 में नेहरू जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। इसके बाद नेहरू जी का लीडरशिप रोल हमें देखने को मिलता है जब कांग्रेस के 1928 के सेशन में नेहरू रिपोर्ट पर डिस्कशन होता है। इस डिस्कशन में नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस डोमिनियन स्टेटस की जगह कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखते हैं। उस समय कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और गांधी जी इस डिमांड को नहीं मानते। तब अपनी डिमांड को एक्सेप्ट कराने के लिए दोनों मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म करते हैं। नेहरू जी इस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी बनाए जाते हैं और फाइनली गांधी जी को यंग लीडर्स की डिमांड के आगे झुकना पड़ता है। इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है 1929 के लाहौर कांग्रेस सेशन में, जहां यंग नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। यहां पर ही नेहरू जी पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का गोल डिक्लेयर कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि यहां से कांग्रेस की पॉलिटिक्स में एक बदलाव देखने को मिलता है। अब कांग्रेस की लीडरशिप यंग लीडर्स के हाथों में चली जाती है, जिसमें नेहरू जी के अलावा सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स भी शामिल थे। 1929 के लाहौर सेशन के बाद नेहरू जी ग्रेजुअली इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक पैरामाउंट लीडर के रूप में उभरते हैं। इसके बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान नेहरू जी इलाहाबाद में सॉल्ट सत्याग्रह करते हैं और 1930 से 1935 के बीच उन्हें अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के चलते कई बार जेल भी जाना पड़ता है। 1929 से 1931 के बीच नेहरू जी फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट भी प्रिपेयर करते हैं, जिसे 1931 के कांग्रेस के कराची सेशन में रैटिफाई किया जाता है। इस ड्राफ्ट में उनके सोशलिस्ट आइडियाज की झलक भी देखने को मिलती है। वो नेशनल इकोनॉमी में स्टेट के एक्टिव रोल को सपोर्ट करते थे और साथ ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में स्टेट की मोनोपोली भी प्रपोज करते हैं। नेहरू जी 1937 में एक बार फिर कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। ये सेशन महाराष्ट्र के फैजपुर विलेज में हुआ था और कांग्रेस का रूरल एरिया में होने वाला पहला सेशन था। यहां कांग्रेस एक ऑल इंडिया एग्रेरियन प्रोग्राम को ड्रॉ करने का रेजोल्यूशन पास करती है। नेहरू जी अपनी स्पीच में बोलते हैं कि किसानों की प्रॉब्लम्स का फाइनल सॉल्यूशन ब्रिटिशर्स के इंपीरियलिस्ट रूल को खत्म करके ही हो सकता है। इंटरिम मेजर के तौर पर एक 13 पॉइंट प्रोग्राम सजेस्ट किया जाता है, जिसमें कुछ इस तरह की डिमांड्स रखी जाती हैं: रेंट और रेवेन्यू में सब्सटैंशियल रिडक्शन, कैनाल और इरिगेशन रेट्स में कमी, टेन्योर को फिक्स करना, रूरल डेट से रिलीफ, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए लिविंग वेज का प्रोविजन और पेजेंट यूनियंस का रिकग्निशन एटसेट्रा। इसके साथ ही फैजपुर सेशन में ही पहली बार कांग्रेस द्वारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की डिमांड भी रखी जाती है। 1937 में ही प्रोविंशियल इलेक्शंस भी होते हैं, जहां नेहरू जी की लीडरशिप में कांग्रेस इलेक्शंस लड़ती है और 11 में से 8 प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है।
इसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वर्ल्ड वॉर में इंडिया के फोर्सफुल पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर देती हैं। नेहरू जी इस समय दुविधा में थे। एक तरफ तो वो एलाइड कंट्रीज के इंपीरियलिस्टिक कैरेक्टर को अच्छे से समझते थे और जल्दी से जल्दी सिविल डिसोबीडियंस शुरू करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी मानते थे कि जस्टिस एलाइड पावर्स के साथ है और ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे यूरोप में हिटलर और नाज़ीज के जीतने की संभावना बढ़ जाए। इसलिए उनका ओपिनियन था कि इंडिया वर्ल्ड वॉर को तब तक सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक उसको इंडिपेंडेंस न मिल जाए, और साथ ही कोई मास मूवमेंट भी इस समय नहीं शुरू करना चाहिए क्योंकि उससे ब्रिटेन के वॉर एफर्ट्स को नुकसान हो सकता है। गांधी जी और कांग्रेस भी फाइनली नेहरू जी के डिसीजन को ही सपोर्ट करते हैं और मास मूवमेंट नहीं शुरू करते। इसलिए 1940 में गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, जिसमें नेहरू जी आचार्य विनोबा भावे जी के बाद दूसरे सत्याग्रही थे। इस सत्याग्रह का एम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया के फोर्सफुल पार्टिसिपेशन का विरोध करना और फ्री स्पीच के राइट को असर्ट करना था। और इसी दौरान 31 अक्टूबर 1940 को नेहरू जी को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। दिसंबर 1941 में उनको जेल से छोड़ा जाता है। 1941 में ही गांधी जी नेहरू जी को अपना सक्सेसर भी डिक्लेयर करते हैं। राजमोहन गांधी अपनी बुक द गुड बोटमैन में लिखते हैं कि गांधी जी सभी ऑल्टरनेटिव्स के बीच अपने सक्सेसर के लिए नेहरू जी को ही चुनते हैं, क्योंकि उन्हें नेहरू जी में इंडिया के प्लूरलिस्टिक और इंक्लूसिव आइडिया का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता था। और गांधी जी खुद भी इंडिया के प्लूरलिस्टिक आइडिया के सबसे बड़े सपोर्टर थे। बाकी सभी लीडर्स जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, कृपलानी या राजा जी के कुछ न कुछ सेक्शनल इंटरेस्ट्स और अफिलिएशंस थे, लेकिन नेहरू जी जेन्युइनली ऑल इंडिया लीडर थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बाद भी ब्रिटिशर्स कांग्रेस की कोई भी डिमांड नहीं मानते। 1942 में उनके द्वारा भेजा गया क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। तब फाइनली गांधी जी एक बार फिर से मास मूवमेंट शुरू करने का प्लान करते हैं और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बॉम्बे सेशन में पंडित नेहरू ही क्विट इंडिया रेजोल्यूशन मूव करते हैं। ब्रिटिशर्स 8 अगस्त को बाकी कांग्रेस लीडर्स के साथ नेहरू जी को भी अरेस्ट कर लेते हैं और उनको अहमदनगर फोर्ट में रखा जाता है। ये नेहरू जी का सबसे लंबा और लास्ट डिटेंशन था। उनको जनवरी 1945 में जेल से रिलीज किया जाता है। इसके बाद वो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स के लिए लीगल डिफेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि इन सोल्जर्स के खिलाफ ब्रिटिशर्स ट्रीजन यानी कि देशद्रोह का मुकदमा चला रहे थे। आईएनए के केस पर पूरे देश के लोगों की नजरें टिकी हुई थी और ऐसे में नेहरू जी इनका डिफेंस करके लोगों के बीच और ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स हमें इंडिपेंडेंस देने की तैयारी करने लगते हैं। इसके लिए काफी सारे प्लान्स और मिशन इंडिया भेजे जाते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिशन, वेवल प्लान या माउंटबैटन प्लान। फाइनली ये तो डिसाइड हो जाता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर जाने वाले हैं और पावर एक इंटरिम गवर्नमेंट के हाथ में दी जाएगी। लेकिन इस इंटरिम गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, यहां से शुरू होती है नेहरू के पीएम बनने की कहानी। आइए इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सिलेक्शन ऑफ नेहरू जी एज पीएम। 1946 में जब कैबिनेट मिशन के प्लान के अकॉर्डिंग इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात आती है, तब ये डिसाइडेड था कि कांग्रेस का जो भी प्रेसिडेंट होगा उसी को ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट का हेड बनाएंगे। मतलब कि देश का पहला प्राइम मिनिस्टर भी वही होगा। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, लेकिन उनको 1940 के रामगढ़ सेशन में प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2, क्विट इंडिया मूवमेंट और कांग्रेस लीडर्स के जेल में होने की वजह से नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो पाता और मौलाना आजाद ही 1946 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। 1946 में जब कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन अनाउंस किए जाते हैं तो मौलाना आजाद जी भी री इलेक्शन की इच्छा जताते हैं, लेकिन गांधी जी कांग्रेस में प्रेसिडेंट के री इलेक्शन से साफ मना कर देते हैं। इस तरह मौलाना आजाद जी तो पीएम की रेस से बाहर हो जाते हैं। इसके साथ ही 20 अप्रैल 1946 को गांधी जी अपनी प्रेसिडेंट चॉइस नेहरू जी के फेवर में डिक्लेयर करते हैं। 29 अप्रैल 1946 कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेशन की लास्ट डेट रखी जाती है। उस समय रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमिटीज ही
कांग्रेस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट और इलेक्ट कर सकती थी। कांग्रेस पार्टी के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग 15 में से 12 कांग्रेस कमिटीज सरदार पटेल जी को नॉमिनेट करती हैं और 3 कमिटीज नॉमिनेशन प्रोसेस से एब्सटेन्ड रहती हैं। नेहरू जी का नाम सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ मेंबर्स ही प्रपोज करते हैं। इसका मतलब था कि कांग्रेस प्रेसिडेंट और फर्स्ट पीएम की रेस में अब सिर्फ सरदार पटेल और पंडित नेहरू ही थे। ये दोनों ही डिफरेंट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते थे। जहां सरदार पटेल जी एक कंजर्वेटिव गांधीयन लीडर माने जाते थे, वहीं नेहरू जी एक मॉडर्न और सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले लीडर थे। इसके साथ ही जहां नेहरू जी अपनी एक्सीलेंट ऑरेटरी स्किल्स और कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से आम जनता के बीच ज्यादा पॉपुलर थे, वहीं सरदार पटेल जी की पॉपुलैरिटी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के बीच काफी ज्यादा थी। अब कांग्रेस कमेटी के वोट के अकॉर्डिंग तो मेजॉरिटी पटेल जी के पास थी, फिर भी नेहरू जी कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि यहां इंटरफेयर करते हैं गांधी जी। कहा जाता है कि गांधी जी को पता चलता है कि नेहरू जी गवर्नमेंट में सेकंड पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए गांधी जी सरदार पटेल जी से अपना नाम वापस लेने के लिए कहते हैं और उनके कहने पर पटेल जी अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं। लेकिन गांधी जी ऐसा करते क्यों हैं? इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग देश को पटेल जी और नेहरू जी दोनों की जरूरत थी। इन दोनों लीडर्स का गवर्नमेंट में होना जरूरी था और ये बात क्लियर हो चुकी थी कि नेहरू जी गवर्नमेंट में एज अ हेड ही रहना चाहते हैं, तो नेचुरली पटेल जी को सैक्रिफाइस करना था। गांधी जी ये भी जानते थे कि पटेल जी कभी भी उनकी बात को मना नहीं करेंगे और रेडिली सैक्रिफाइस कर देंगे, क्योंकि उनके लिए पोजीशन से ज्यादा पार्टी और देश इंपॉर्टेंट था। लेकिन नेहरू जी को लेकर गांधी जी को इतना विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि नेहरू जी सैक्रिफाइस के लिए तैयार नहीं होंगे। एक और सवाल ये उठता है कि गांधी जी पटेल जी की जगह नेहरू जी को पीएम पोस्ट के लिए फेवर क्यों करते हैं? इसका रीजन माना जाता है कि नेहरू जी एक यंग और मॉडर्न लीडर थे, जबकि पटेल जी थोड़ा कंजर्वेटिव माने जाते थे और गांधी जी के हिसाब से देश को उस समय आगे ले जाने के लिए एक मॉडर्न अप्रोच की जरूरत थी। तो इस तरह गांधी जी के कहने पर पटेल जी कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोजीशन सैक्रिफाइस कर देते हैं और इसके साथ ही इंडिया के फर्स्ट पीएम बनने का मौका भी। और ये मौका मिलता है नेहरू जी को और वो बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर नेहरू जी की जगह सरदार पटेल ही पीएम बने होते तो क्या अलग हो सकता था? आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अगर पीएम सरदार पटेल बनते तो। दोस्तों, इस मुद्दे पर अक्सर डिस्कशन देखने को मिलता है। डिफरेंट एनालिस्ट्स के अनुसार पटेल जी रियलिस्ट पॉलिटिशियन थे, जबकि नेहरू जी को आइडियलिस्ट माना जाता है। इसके साथ ही पटेल जी आयरन फिस्ट से रूल करने वाले लीडर थे। पटेल जी मार्केट इकोनॉमी के भी सपोर्टर थे, इसलिए हो सकता है अगर वो पीएम होते तो हमें इकोनॉमी में लेज़र फेयर पॉलिसी ज्यादा देखने को मिलती। इसके साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर पटेल देश के पहले पीएम होते तो कश्मीर के इशू को भी अलग तरह से टैकल करते। यहां तक कि 1962 में हुए इंडिया चाइना वॉर की हिस्ट्री भी शायद अलग होती। कंक्लूजन। लेकिन ये सब तो अब बस इमेजिनेशंस और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस ही कही जा सकती हैं। सच तो यही है कि नेहरू जी देश के पहले पीएम थे और पटेल जी पहले होम मिनिस्टर, और इन दोनों ही लीडर्स का कंट्रीब्यूशन देश की आजादी और उसके बाद देश के डेवलपमेंट में अपनी अपनी जगह अनमोल है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? हमसे जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा।